क्या पढ़ा था? एक तो इंट्रोडक्शन, सेकंड कुछ एक डेफिनेशन थी जो इस एक्ट के अंदर आती है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स। सेल प्राइस क्या होगा बल्क ड्रग्स का। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस जिसका फॉर्मूला ये है। एंड प्राइस लिस्ट ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स क्या होगा? जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फिक्स करती है टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। क्या करती है? टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है, जिसमें क्या होगा, फिक्स होगा क्या ड्रग जो बल्क ड्रग्स हैं उनका प्राइस फिक्स होगा इन ऑफिशियल गजट में। ठीक है। द मैक्सिमम सेल प्राइस at which bulk drugs can be sold specified in first schedule. फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट में जो भी ड्रग्स बल्क ड्रग्स स्पेसिफाइड है उनका मैक्सिमम जो सेल प्राइस है वो कौन डिसाइड करते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है। अब क्या होगा कि जो मैक्सिमम सेल प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है उससे एक्सीड करके कोई भी पर्सन जो बल्क ड्रग्स हैं उनको सेल नहीं कर सकता। ठीक है। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, फिक्स किया है, उसके अलावा उससे एक्सीड में कोई भी पर्सन बल्क ड्रग्स को नहीं सेल कर सकता। अब जो एनी मैन्युफैक्चरर हु कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ एनी बल्क ड्रग, ठीक है, स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट में कोई भी स्पेसिफाइड ड्रग है, बल्क ड्रग है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर क्या करता है, कमेंस करता है, मतलब शुरू करता है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, ठीक है, उन बल्क ड्रग्स की प्रोडक्शन को शुरू करता है जो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, तो उन्हें क्या करना होगा? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द नेसेसरी डिटेल्स। मतलब कि फॉर्म 1 होता है, एक फॉर्म 1, इसमें क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है बल्क ड्रग्स का, जो इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफाइड है या स्पेसिफाइड है, उसको फॉर्म 1 फिल करके जो इसमें पूछा गया है डिटेल्स, उन डिटेल्स को फर्निश करके गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। ठीक है। देन गवर्नमेंट क्या करेगी, जब उन्हें ये डेट ऑफ रिसिप्ट से ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जब गवर्नमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली जिस दिन से, उस दिन के 15 दिन के अंदर वो क्या करेंगी? इंस्पेक्ट करेंगी या कोई भी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके क्या करेंगी? उन्हें अलाउ करेंगी या क्या मैक्सिमम जो प्राइस है बल्क ड्रग्स का, उसकी एक लिस्ट को जारी करेंगी, किसमें? इन ऑफिशियल गजट में। ठीक है। ये तो था कि पहले तो था जो ऑफिशियल गजट में मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स का जो स्पेसिफाइड थी। अब सेकंड में अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्शन करना चाहता है बल्क ड्रग्स की, तो उन्हें फॉर्म 1 फिल करके गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। देन गवर्नमेंट को जो इंक्वायरी करनी होगी, प्रॉपर इंक्वायरी और इंस्पेक्ट करके उन्हें एक लिस्ट जारी करेंगे जिसपे मैक्सिमम जो बल्क ड्रग्स का प्राइस होगा वो लिस्ट ऑफिशियल गजट में जारी करेंगे। अब नेक्स्ट, कोई भी मैन्युफैक्चरर है जिसे रिवीजन करना हो मैक्सिमम सेल प्राइस का, गवर्नमेंट ने क्या किया? ऑफिशियल गजट में मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया। अब क्या, अगर
कोई मैन्युफैक्चरर है वो क्या करना चाहता है, अगर वो चेंज करवाना चाहता है या रिवाइज कराना चाहता है मैक्सिमम सेल प्राइस को, ठीक है, क्या रिवीजन करवाना चाहता है, वो जो मैक्सिमम सेल प्राइस है उसको या कम करवाना चाहता है या बढ़ाना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म 1 में, वही फॉर्म 1 में एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट को देनी होगी, जिसमें ये जो भी डिटेल्स जरूरी होंगी वो फर्निश करके गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी। गवर्नमेंट विद इन 4 मंथ्स क्या करेगी, या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, रिवाइज जो लिस्ट है उसको अलाउ कर देगी, या फिर क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी एप्लीकेशन को। और जो रिजेक्शन होगी उसका रीजन रिटर्न में हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेंगे कि रिटर्न में रिजेक्शन का जो रीजन है वो बताएगी, ठीक है। ये रिवीजन ऑफ मैक्सिमम सेल प्राइस के बारे में। अब क्या है, हर जो मैन्युफैक्चरर है, कोई भी स्टॉकिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, ठीक है, जो ड्रग्स शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स को की प्रोडक्शन करता है, जो कि शेड्यूल्ड तो इस एक्ट में स्पेसिफाइड होंगी और नॉन शेड्यूल्ड जो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, चाहे दोनों की अगर प्रोडक्शन करता है तो उन्हें ड्रग्स विद देयर कॉस्ट एक लिस्ट बनानी होगी, ठीक है, जिसमें उन्हें ड्रग्स का नाम और उनकी कॉस्ट दोनों लिखी होनी चाहिए। और ये क्या है, हर 30 सितंबर को ये हर साल एक लिस्ट है जो गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी, ठीक है, ड्रग्स विद देयर कॉस्ट, चाहे वो नॉन शेड्यूल्ड हो या फिर शेड्यूल्ड प्लस नॉन शेड्यूल्ड, ठीक है। क्या होगा, एक लिस्ट देनी होगी जिसमें ड्रग्स और उसके कॉस्ट लिखे होंगे, ठीक है। अब क्या है, अगर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट से कोई भी नॉन शेड्यूल्ड जो ड्रग है उसका प्राइस फिक्स कर सकती है ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट से क्या करेगी वो, गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉन शेड्यूल्ड जो ड्रग्स है उनका प्राइस फिक्स कर देगी। अब क्या है, कोई भी पर्सन जो इस फिक्स प्राइस से एक्सीडिंग प्राइस पर जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या, अगर गवर्नमेंट चाहती है टू रेगुलेट द एडिक्वेट प्रोडक्शन एंड टू रेगुलेट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो या फिर प्रोडक्शन एडिक्वेट हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो ड्रग्स का, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी बल्क ड्रग्स टू प्रोड्यूस सच ड्रग्स, मतलब कि कुछ ड्रग्स को लेके उनकी प्रोडक्शन को डायरेक्ट करेगी कि आप लोग ये जो ड्रग्स हैं ये मैन्युफैक्चर करो। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन है जो एडिक्वेट होगी और डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स के बारे में पढ़ा। अब रिटेल प्राइस को कैलकुलेट कैसे करेंगे,
retail price of formulation can be calculated in according to this formula। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम रिटेल प्राइस है जो फॉर्मुलेशन का उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आरपी मीन्स रिटेल प्राइस, क्योंकि हम रिटेल प्राइस को ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रिटेल प्राइस। जो एमसी है मीन्स मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ ड्रग, कॉस्ट ऑफ ड्रग, जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल मतलब कि ड्रग उसकी कॉस्ट। ठीक है, एंड अदर फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स। थर्ड, कोई भी जो क्या कहते हैं ओवर एजेस हैं, ओवर एजेस ये किस में इंक्लूड होंगे, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट एंड इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ड्रग, कॉस्ट ऑफ अदर फार्मास्यूटिकल एड एंड ओवर एजेस। ठीक है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या ये क्या है, स्पेसिफाइड इन, क्या स्पेसिफाइड इन ऑफिशियल गजट बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। मतलब कि ये टाइम टू टाइम एक नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल गजट में, क्या उसमें ये स्पेसिफाइड होगी क्या, मटेरियल कॉस्ट। अब नेक्स्ट इज सीसी, ये क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट, इसे कहते हैं कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट को। कन्वर्जन कॉस्ट वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कि जो कॉस्टिंग का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। और ये भी क्या क्या होगा, शैल बी फिक्स्ड एज अ नॉर्म एवरी ईयर बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ठीक है, ऑफिशियल गजट में ये भी हर साल जो है फिक्स किया जाएगा। अब पीएम, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल में क्या आएगा, मीन्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, पैकिंग मटेरियल मतलब कि जो पैकिंग जो मटेरियल है, मटेरियल में क्या था, ड्रग्स, कॉस्ट ऑफ ड्रग। और जो मटेरियल है मीन्स कि जो ड्रग है उसकी पैकेजिंग में जो यूज होता है उसे पैकिंग मटेरियल मीन्स कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल। ठीक है, इन एंड यूज इन पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स या फिर पैकिंग ऑफ कंसर्न फॉर्मुलेशन, या फिर जो फॉर्मूला है उसकी पैकिंग में जो कॉस्ट है उसे क्या कहेंगे, पैकिंग मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, इंक्लूड प्रोसेस लॉस, मीन्स कि जो पैकिंग मटेरियल जो पैकिंग करते हुए जो लॉस हुआ है उसकी प्रोसेस में उसे इसी में कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोसेस लॉस एंड शैल बी फिक्स्ड एज नॉर्म एवरी ईयर बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। ठीक है, इसी भी हर साल जो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाएगा। अब पीसी, पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, इसे पैकिंग कॉस्ट या फिर पैकिंग चार्जेस। अब पैकिंग चार्जेस वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग,
वही है जो पैकिंग मटेरियल के में चार्जेस लगे हैं उसे क्या कहेंगे, कॉस्टिंग प्रोसीजर में जो चार्जेस लगे हैं उसे क्या कहेंगे हम, पैकिंग चार्जेस। और ये भी एवरी ईयर नॉर्म ऑफ ऑफिशियल गजट में ये भी नोटिफिकेशन इसका हर साल आता रहेगा, ठीक है, ऑफिशियल गजट में। अब है MAPE के मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपेंस, मैक्सिमम अलाउंस पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसमें क्या आएगा, ऑल कॉस्टिस जो है मैन्युफैक्चरिंग में है सारी कॉस्ट इसमें आ जाएंगी। ऑल कॉस्ट इन अकर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम स्टेजेस ऑफ एक्स फैक्टरी टू रिटेलिंग include margin, मतलब कि MAPE मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, एक्स फैक्ट्री स्टेज से लेके जो रिटेलिंग तक का जो कॉस्ट है, जिसमें ट्रेड मार्जिन इंक्लूड होगा। ओ फॉर द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए जो ट्रेड मार्जिन है वो इंक्लूड होगा। और ये 100% से एक्सीड नहीं करना चाहिए फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 100% फॉर फॉर्मुलेशन। शेड्यूल फॉर्मुलेशन के लिए 100% जो है उसका एक्सीड नहीं करना चाहिए 100% से ज़्यादा, ठीक है। अब ईडी क्या है, ये है एक्साइज ड्यूटी, ये हमने देख लिया रिटेल प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरपी रिटेल प्राइस, एनसी मटेरियल कॉस्ट, सीसी कन्वर्जन कॉस्ट, पीएम पैकिंग मटेरियल, पीसी पैकिंग चार्जेस, मैक्सिमम अलाउएबल प्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ईडी एक्साइज ड्यूटी, ये हम कैलकुलेट करते हैं इससे जो है रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हम करेंगे प्राइस एंड प्राइस लिस्ट। अब क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंपोर्टेड फॉर्मुलेशन, ये तो था जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी फॉर्मुलेशन। अब क्या है, इंपोर्ट जो करते हैं उनकी फॉर्मुलेशन, इंपोर्टेड जो ड्रग्स हैं उनके जो हम कॉस्ट है उसको कैसे हम फिक्स करेंगे। जो इंपोर्टेड जो ड्रग है उसकी कॉस्ट को लैंडेड जो कॉस्ट है, लैंडेड कॉस्ट के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी लैंडेड कॉस्ट के बेसिस पर। अब लैंडेड कॉस्ट मतलब कौन कौन से इंपोर्ट आ गया, जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो किस में इंक्लूड होगी, लैंडेड कॉस्ट में, प्लस कस्टम ड्यूटी है कोई, कस्टम ड्यूटी किस में इंक्लूड होगी, वो भी लैंडेड कॉस्ट में होगी, प्लस कोई भी क्लियरिंग चार्जेस है, वो किस में इंक्लूड होगी, ये लैंडेड कॉस्ट में, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम जो इंपोर्टेड ड्रग्स हैं उनका जो कॉस्ट है वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या होगा, मार्जिन होगा जिसमें कवर सेलिंग का मार्जिन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इंपोर्टर्स
प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो कवर सेलिंग मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और प्लस क्या, जो इम्पोर्टर है उसका प्रॉफिट, जो कि 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, प्लस क्या है, जो इम्पोर्टर प्रॉफिट, ठीक है, जो कि 50% से एक्सीड 50% ऑफ लैंडेड कॉस्ट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये क्या है, हम कैसे जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं उनका हम फिक्स करेंगे सेल प्राइस। अब नेक्स्ट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन शुरू करता है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और वो हम गवर्नमेंट को देंगे, जिससे वो मैक्सिमम प्राइस है उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करेगी कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। ये तो था कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइस एंड प्राइस लिस्ट। प्राइस एंड प्राइस लिस्ट में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फिक्स करती है एवरी ईयर एक ऑफिशियल गैजेट में क्या मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स, ठीक है। लेकिन ये हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सीड नहीं कर सकते। और अब प्राइस एंड प्राइस लिस्ट में क्या आएगा, एंड एवरी मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर है जो फॉर्मुलेशन के जो सेल करना चाहते हैं उसे क्या करना है, इंडेलिबल प्रिंट मार्क से, इंडेलिबल जो कि ना मिटने वाली स्याही इंक है ऐसे जिसे हम मिटा नहीं सकते, इंडेलिबल प्रिंट मार्क से पैकिंग के ऊपर क्या लिखना होगा, रिटेल प्राइस, ठीक है। ये रिटेल प्राइस कैसे लिखा जाएगा, जो शेड्यूल है, शेड्यूल में लिखा जाएगा रिटेल प्राइस नोट टू एक्सीड रुपीज एंड एक्स्ट्रा चार्जेस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा, ये लिखा जाएगा शेड्यूल में। और नॉन शेड्यूल में क्या लिखा जाएगा, रिटेल प्राइस नॉट एक्सीड रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब कि इसमें सारे टैक्स इंक्लूड हैं। और ये इंडेलिबल मार्कर से लिखा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, अगर इन केस ऑफ कंटेनर कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल सेलेबल पैक्स, अगर स्मॉल पैक्स है, कोई कंटेनर है जिसके अंदर स्मॉल पैक्स हैं, उनकी जो स्मॉलर पैक है उनके ऊपर भी क्या लिखा होना चाहिए, रिटेल प्राइस लिखा होना चाहिए। और ये प्रोराटा क्या होगा, डिवाइड करके जो प्राइस बनता है राउंड ऑफ नियरेस्ट पैसा, इसमें ये स्मॉल जो पैकिंग्स है उसके अंदर लिखा होना चाहिए, स्मॉल पैकिंग्स में कैसे, प्रोराटा मतलब अगर ये पूरा कंटेनर है जिसका पूरे का प्राइस 100 रुपये है, इसमें 10 पैकिंग्स हैं, एक पैकिंग का कितना प्राइस आएगा, 10 रुपये, इसे हम प्रोराटा बोलेंगे। और अगर कोई प्रोराटा जैसे 10.3 है तो ये 3 की जगह हम राउंड ऑफ नियरेस्ट पैसा लिख सकते हैं, मतलब 10.5 रुपीज, ये हम लिख सकते हैं इसके ऊपर, पैकिंग के ऊपर। अब क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी
रिटेलर है उसे क्या करना होगा, एक लिस्ट बनानी होगी, जिस लिस्ट के अंदर जो रेफरेंस कॉस्ट है वो लिखना होगा, और ये किसको सप्लाई कर किसको देनी होगी, फर्स्ट डीलर को, सेकंड जो ड्रग कंट्रोलर है उसको, क्या ये लिस्ट सबमिट करानी होगी। और ये जो लिस्ट है जो वो क्या ऐसी जगह पर रखनी होगी, इन द प्रोडक्टिव प्रेमिसेस, मतलब कि जहाँ पर वो जो ड्रग्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही है उस प्रेमिसेस पे ऐसी जगह रखनी होगी जहाँ पर ये सबको विजिबल हो, ठीक है, एवरीबडी कैन सी द न्यूएस्ट जो न्यू लिस्ट है, करंट लिस्ट है, उसको देख सके। ठीक है, ऐसी जगह पर ये जो लिस्ट है वो रखी होनी चाहिए। अब क्या है कि जो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो किसी भी डीलर को रिफ्यूज नहीं कर सकता फॉर सप्लाई ऑफ ड्रग, शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं जो, उनकी सप्लाई के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कोई अच्छा या एडिक्वेट रीजन ना हो, गुड रीजन हो, तभी वो रिफ्यूज कर सकता है। और ऐसे ही डीलर जो है कस्टमर को रिफ्यूज नहीं कर सकता फॉर द बल्क ड्रग्स को लेकर जो डीलर है वो कंज्यूमर है जो उनको मना नहीं कर सकता। तो ये हमने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। कल हम कुछ आगे इसी एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।